हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट ट्यूटोरियल बाय जिनन। अपने कौन सी बुक चल रही थी? अर्थशास्त्र में सांख्यिकी चल रही थी। उसके अंतर्गत मैंने 4 चैप्टर पढ़ा दिए। उसकी रिवीजन की मैंने 1 क्लास पहले ही डाल दी। बट उसमें क्या हुआ, वॉइस नहीं आ रही थी, तो इस वजह से ये क्लास वापस डाल रही हूँ मैं, ताकि तुम लोगों को वो जो वॉइस नहीं आ रही थी तुम वापस से सारा समझ जाओ। शायद उस दिन माइक में कोई इशू था, उस वजह से वॉइस नहीं आ रही थी, बट आज मैंने चेक कर लिया वॉइस। बट अभी भी ऐसा कुछ हो कि वॉइस नहीं आ रही हो या फिर कुछ क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं तुम लोगों को वापस से यही क्लास ले लूंगी, ऐसा कोई इशू नहीं। बट तुम लोगों को क्या करना है, ये 4 जो लेसन है, इन चारों लेसनों पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। 4 लेसन पर ध्यान देने का रीजन क्या है बताओ? क्योंकि ये जो है कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स। कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स। ये जो 4 चैप्टर है वो 15 मार्क्स के हैं। अभी हाफ ईयरली का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी इसमें क्वेश्चन बने थे। एक का जनसंख्या वाला में बने थे, जनगणना के लिए किस तरीके से पूरा वो बताना था, एक्सप्लेन करना था, 2 नंबर का ऐसा कुछ था। फिर चर और सतत वाले में था। फिर एक क्या था, डायग्राम बनाने वाले में था। उसमें एग्जाम्पल दे के रखा था बारंबारता का, कि उसमें है ना टाइमिंग लिख रखे थे कि इतने साल से इतने साल के बीच में, फिर उसके आगे वाला लिख रखा था, फिर उसको क्या करना था, डायग्राम बनाना था, ये लिख रखा था। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आए थे और इसमें से भी आए थे, इस चैप्टर में से भी एक आधा ना क्वेश्चन रेगिस्तान में आया था या फिर अबर सदन में आया था, मेरे को पक्का याद नहीं है, बट हाँ आया जरूर था। तो इसलिए ईयरली में भी आएंगे ही आएंगे ये क्वेश्चन। तो तुम लोग इसको अच्छे से ध्यान रखना, कौन सा कहाँ यूज हो रहा है, कौन सा कहाँ नहीं यूज हो रहा है, कहाँ पर क्या है, तो बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला चैप्टर देखते हैं, इसके अंतर्गत क्या है। सबसे पहले क्या है, लेसन फर्स्ट। लेसन फर्स्ट को एक बार अच्छे से समझा देती हूँ, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। सबसे पहले क्या है, अर्थशास्त्र। अपन इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में देखा कि इकोनॉमिक्स का अपन क्यों करते हैं। जैसे अपनी अर्थव्यवस्था चल रही है तो वो इकोनॉमिक्स पे ही डिपेंडेड है पूरी की पूरी। जैसे अपने ये सड़कें बन रही हैं तो अपनी इकोनॉमी, अपने पास पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट है ना ये सड़क बनाने में पैसे दे रही है। अगर वही तो फैक्ट्री बन रही है किसी चीज की या फिर कोई गवर्नमेंट चीज और बन रही है, नहीं तो उससे भी क्यों बन रही है ये सब? क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है, उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? अगर कोई बिजनेस करता है तो उससे जो टैक्स जाता है, उसके बाद ये जो जीएसटी रहते हैं, इन सब से किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जब पैसा जाता है, गवर्नमेंट उन पैसों का सही से यूज कर जो बाहर देश से जो लोन लिया है पहले वो लोन भी चुकाती है, उसके बाद ये सारे डेवलपमेंट भी करती है और उन है ना डेवलपमेंट के लिए लोन भी लेती है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि नहीं लेती है। और उस गवर्नमेंट जो लोन ले रही है दूसरे देश से, वो उसका भी कहाँ से पैसा निकाल रही है? वो अपन से ही निकाल रही है। तो अर्थशास्त्र वो पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन होता है। अर्थशास्त्र में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम लोगों को एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, अर्थशास्त्र है उसके अंदर जो पैसा है, पैसा बार बार नहीं छापा जाता। तुम लोगों ने देखा होगा कि जो ये रिजर्व बैंक है मुद्रा जारी करता है, एक ही बार मुद्रा जारी करता है, उतनी ही मुद्रा है फिक्स उसके पास, वो ज्यादा जारी नहीं करेगा, वो उतनी की उतनी ही रहेगी मुद्रा। बट वही जो मुद्रा है, कोई गरीब होता रहता है, कोई अमीर होता रहता है, वो कैसे होता रहता है, जो उनके पास पैसा है वो पैसे को सही यूज कहाँ कर रहा है या फिर उनके पास जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है, उसी से पता चलता है। जैसे देख लो, कोई व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, किसी कंपनी में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। उस कार्य के बदले क्या मिला उसको? सैलरी मिली, वेतन मिला। वेतन से वो क्या गया, याद गया, सामान लाया तो उसने पैसे दिए। ये सामान कहाँ से आया होगा? इस दुकानदार ने भी तो कहीं से खरीदा होगा। ये इसी व्यक्ति जो व्यापारी है, व्यापारी से खरीदा। और व्यापारी के पास सामान कहां से आया? फैक्ट्री से आया, कंपनी से आया। कहां से आया? कंपनी से आया। अब ये चीज बताओ मुझे, काम कौन कर रहा है? व्यक्ति कर रहा है ना। व्यक्ति को क्या मिला? उसके बदले वेतन मिला। कौन दे रही है? कंपनी दे रही है ना वेतन कंपनी दे रही है। वो सामान खरीद रहा है किसी शॉप पे जाके, और वो जो दुकानदार है वो सामान कहां से खरीद रहा है? व्यापारी से खरीद रहा है। और वो व्यापारी कहां से खरीद रहा है? कंपनी से खरीद रहा है। मतलब जा कर रहा है कंपनी के पास, पैसा जा रहा है, कंपनी अपन को दे रही है, तो उसी के हिसाब से क्या चल रहा है? ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक चलता है। तो पूरा का पूरा इस तरीके से सर्कल होता है, जिस वजह से अर्थव्यवस्था सही तरीके से चलती है। अगर इसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो वो अर्थव्यवस्था सही से नहीं चलती है, बट ज्यादातर यही होता है कि इसी तरीके से चलती है अर्थव्यवस्था। तो अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में कौन कौन होते हैं, पहले तो वो देखते हैं अपन।
उपभोक्ता जो चीजों का उपभोग करता है, जैसे मैं मार्कर यूज कर रही हूँ तो मैं उपभोग कर रही हूँ उसका। तुम क्या कर रहे हो, अभी कॉपी यूज कर रहे होंगे लिखने के लिए तो उसका उपभोग कर रहे हो, फोन यूज कर रहे हो उसका उपभोग कर रहे हो, तो तुम लोग क्या हो, उपभोक्ता हो, यूज कर रहे हो। विक्रेता पता ही है। उसके बाद उत्पादक, जो सामान बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पादक। कितना उत्पादन करना है ये किस पर डिपेंड करता है, जनसंख्या पर। जनसंख्या भी कैसी जनसंख्या, गरीब होगी तो उसके लिए ज्यादा, तुम लोगों को पता है कि गरीबी ज्यादा है, तो क्या करेंगे वो लोग, जो गरीब वाला सामान है, जो सस्ती क्वालिटी का जो सामान है वो क्या करेंगे, जो भी कंपनी है वो ज्यादा बनाएगी। और जो महंगे सामान है वो कहाँ पे बनाए जाएंगे और कैसे बनाए जाएंगे, सिर्फ ऑर्डर पर बनाए जाएंगे। क्या करे जाएंगे, बहुत ज्यादा जो महंगे सामान है वो ऑर्डर पे बनाए जाएंगे। उसके बाद कुछ कम है महंगे, ऐसा कुछ है तो उनको क्या, लोगों के हिसाब से बनाया जाएगा। हाँ पता है उनको इतना प्रोडक्शन चला जाएगा उसके बाद ही बनाएंगे वो सामान। ऐसा नहीं होगा कि वो एक्स्ट्रा बहुत सारा बना देंगे, एक्स्ट्रा बहुत सारा बना देंगे तो उनका लॉस हो जाएगा ये वो सामान में, क्योंकि उस सामान को बनाने में कुछ ना कुछ तो सामान लगता है ना उनका, लगता है तो वो वेस्टेज चला जाएगा पूरा का पूरा। तो इस वजह से वो सब कुछ सोच समझ कर फिर है ना क्या करते हैं, सामान बनाते हैं। फिर क्या है, नियोक्ता। नियोक्ता भी वही, कर्मचारी क्या है, कर्मचारी काम कर रहा है, यहाँ पर व्यक्ति क्या कर रहा है, काम कर रहा है, फिर उसको वही नियोक्ता, उसको नियुक्त किया गया है, ठीक है। फिर है बिना दिए कुछ नहीं मिलता। इसका अर्थ क्या है, जो ये वाला पॉइंट मैंने तुम लोगों को पूरा समझा दिया, इसमें क्या है, बिना दिए कुछ नहीं मिलता। बिना दिए कुछ नहीं मिलता इसका मतलब ये है कि तुम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, कार्य किया ना कार्य, तब जाके तुम लोगों को क्या मिला, वेतन मिला। वेतन मिला तो तुम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर तुमने कार्य के बदले वेतन मिला, तुम्हें जो पैसे मिले यहाँ पर वेतन मिला वो तुमने कहा, दुकानदार को दिया, तब जाके तुमने सामान मिला। इस दुकानदार ने भी इस व्यापारी से क्या किया, सामान खरीदा। किसके बदले खरीदा होगा, पैसों के बदले ही खरीदा होगा। और ये व्यापारी ने वापस अपनी कंपनी में लगाया वही पैसा, मतलब वो कंपनी में पैसा लगा रहा है तब जाके कंपनी चल रही है, नहीं तो कोई कंपनी चलती क्या। कंपनी कैसे चल रही है, जैसे उसमें काम करने वाले लोग हैं, उसके अंदर जो सामान है, सामान बन रहा है, तब जाके कंपनी चल, मतलब कुछ ना कुछ अपन को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा तब जाके अपन क्या होगा, प्रॉफिट होगा, नहीं तो तुम प्रॉफिट की उम्मीद भूल ही जाओ। जैसे तुम लोग अभी ना एग्जाम की प्रिपरेशन करो ही नहीं और तुम लोग सोचो कि हम फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए, तो हो जाओगे, नहीं होंगे, अच्छे नंबर्स नहीं मिलेंगे, तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, उसके लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। तुम कुछ दोगे, टाइम दोगे, तब जाके तुम्हारे परसेंटेज मिलेंगे। तो ये कहना चाह रहा है, उपभोग, उत्पादन और वितरण। उपभोग जो अपन सामान का यूज करते हैं उसको उपभोग बोलते हैं। उत्पादन जो सामान बनाया जा रहा है कंपनी के द्वारा, जिस तरीके से सामान बनाया जा रहा है उसको उत्पादन। और वितरण, उस सामान को किस तरीके से लोगों के पास पहुंचाना है। एडवर्टाइजमेंट देखा होगा तुम लोगों ने, वो एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि सामान ज्यादा से ज्यादा बिके, वो इस वजह से एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लोगों को पता चले कि सामान अभी आ गया है, ये सामान अभी नहीं है, ये स्टॉक में है या नहीं है। ये सारी चीजें बताने के लिए लोगों को क्या किया जाता है, वितरण का वो यूज किया जाता है। किस तरीके से वितरण करना है वो सारी चीजें वो पहले से ही सोच लेते हैं, जब सामान बनने वाला होता है उससे पहले ही वो सोच लेते हैं। उसके बाद है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या है, अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स तो अपन ने देख ली, इकोनॉमिक्स अपने आसपास जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी है, तो वो सब किसकी बदौलत हो रहा है, इकोनॉमिक्स के बदले ही हो रहा है। बट उसमें सांख्यिकी क्यों इंपॉर्टेंट है, आंकड़े तो इंपॉर्टेंट ही है। अगर तुम जनसंख्या के बारे में तुम लोगों को पता ही नहीं है, जनसंख्या कितनी है कितनी नहीं है, कितने अमीर है कितने गरीब है, तुम लोगों को ये पता ही नहीं, तुम सामान का उत्पादन कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए उसमें जो सांख्यिकी के आंकड़े तुमको जो मिले हैं वो आंकड़े भी इंपॉर्टेंट है। सांख्यिकी क्या करती है, सांख्यिकी जो है वो क्या करती है, आंकड़े है उनको व्यवस्थित करती है और उन आंकड़ों का जो एग्जैक्ट आंसर है वो किस तक पहुंचाती है, जो भी कंपनी काम कर रही है उसको या गवर्नमेंट तक पहुंचाएगी, ताकि क्यों, फिक्स जो डाटा है वो पहुंचाएगी वहां पर, ताकि वो उसके हिसाब से निर्णय ले सके और अपने को बेस्ट से बेस्ट चीजें उपलब्ध करवा सके। इस वजह से जैसे तुम क्लास में पढ़ते हो, तुम्हारे क्लास में बेंचेस हो गए, बेंचेस उतने ही रखे जाएंगे जितने तुम लोग हो। अगर तुम लोग ज्यादा होंगे कम होंगे तो उसके हिसाब से बेंचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। कभी गंदी क्वालिटी के भी हो सकते हैं, कभी अच्छी क्वालिटी के भी हो सकते हैं, वो तुम लोगों पर डिपेंड करता है कि तुम लोग, अगर तुम लोग अच्छी स्कूल में जाते हो तो तुम लोग ज्यादा फीस अच्छी देते हो, तो वहां पर क्या होता है, टेबल्स वगैरह सब कुछ अच्छा होता है, फर्नीचर वेल। बट वही तुम मतलब इतनी ही लोएस्ट स्कूल में चले गए तो वहां पर क्या होता है, वहां पर सब ठीक ठाक मिलता है, मतलब उनके पास अमाउंट है, उनके पास फिक्स अमाउंट है कि उतना इनका प्रॉफिट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उनको पता है कि हमें यहाँ पर इतना इन्वेस्ट करना है। बट जिनके पास प्रॉफिट नहीं है वो क्या करेंगे, जिनके पास अमाउंट नहीं है तो वो तो उसी मतलब ठीक ठाक क्वालिटी पे सामान पे काम चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। तो वही
सांख्यिकी यही बताती है कि कितना उत्पादन करना है, कितना उत्पादन नहीं करना चाहिए, कहाँ पर ज्यादा यूज करेगा, कौन कम करेगा, ये सब कहाँ से पता चलता है। सांख्यिकी के जो आंकड़े होते हैं अपने पास अवेलेबल होते हैं उसी से पता चलता है। सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग, इसमें से एक क्वेश्चन बन ही जाता है ज्यादातर, और उसी के हिसाब से वो दूसरी बुक है उससे भी क्वेश्चन बनते, ऐसा नहीं है किसी से बनते, ठीक है। तो सांख्यिकी के पिता, सांख्यिकी के पिता कौन है? गॉर्डन फ्रायड आकेलर। कौन है? गॉर्डन फ्रायड अकेनवाल। कौन है? गॉर्डन फ्रायड अकेनवाल। उसके बाद है सांख्यिकी की उत्पत्ति, इसमें जर्मनी भाषा से, लैटिन भाषा से है और इटालियन भाषा से, इटालियन। ये इसमें से एक खाना क्वेश्चन बन सकता है, वो भी अब सदन में तुम लोग देख सकते हो या फिर हिंदुस्तान में देख सकते हो। फिर है आधुनिक अर्थशास्त्र के प्रवर्तक अल्फ्रेड मार्शल, ये चीज ध्यान रखना, आधुनिक के कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। तो ये इसमें से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होगी जो मैंने तुम लोगों को बताई नहीं होगी, तो एक बार बुक्स भी पढ़ लेना। बट ये ज्यादातर ऐसी चीजें जो मैंने तुम लोगों को बताई है, उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा ज्यादातर क्लियर हो जाएंगे टॉपिक्स। तुम लोग है ना इसी को पढ़ोगे तब भी तुम्हें पूरा लेसन नहीं पढ़ा हो तुम लोगों को, तब इससे क्या मिल जाएगा, तुम लोगों को नॉलेज मिल जाएगा और तुम लोगों को पता रहेगा हाँ ठीक है। ये अगला क्या है? अगला क्या है? आंकड़ों का संग्रहण। आंकड़ों का संग्रहण क्या है? चैप्टर का नाम है। अपन ने देखा, अपन ने यहाँ पर क्या देखा, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा, सांख्यिकी के बारे में पढ़ा, आंकड़े होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? आंकड़ों का संग्रहण। जो आंकड़े अपन कलेक्ट कर रहे हैं वो किसी रीजन से कलेक्ट करेंगे ना, तो प्रस्तावना वही सांख्यिकी में, जैसे अपन स्कूल वाला एग्जाम्पल ले लो तुम लोग, स्कूल की अर्थव्यवस्था मतलब स्कूल की जो इनकम है वो अच्छी हो रही है तो वहां पर सारी चीजें सुविधाएं भी अच्छी उपलब्ध हो रही है, और जहां पर स्कूल की इनकम कम उपलब्ध हो रही है वहां पर क्या है, चीजें ठीक ठाक मिल रही है। तो प्रस्तावना में वही है। आंकड़ों के स्रोत, आंकड़ों के स्रोत कहाँ से हो सकते हैं? या तो स्कूल से हो सकते हैं, या जनसंख्या से हो सकते हैं, या किसी कंपनी से हो सकते हैं। कहीं से भी आंकड़े के स्रोत खरीद ले अपन तो वहां पर एकदम फिक्स जगह से होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अपन को आंकड़ों का स्रोत पता ही नहीं, अपन ने ले लिया आंकड़ों के स्रोत, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो तुम लोगों को ये चीज ध्यान रखनी होगी कि तुम लोग जहां आंकड़ों के स्रोत जहां से ले रहे हो वो फिक्स चीज बताना कि हमने यहाँ से डाटा कलेक्ट किया, 2011 की जनसंख्या से कलेक्ट किया, तो तुम लोगों को वो लिखना पड़ेगा। तुम लोगों ने 2022 से किया होगा, स्कूल की स्थिति देखी होगी, तो 2022 में स्कूल के बच्चों की क्लास क्या थी स्थिति वो देखी होगी, तो उसके हिसाब से मतलब हर चीज क्या है उसके हिसाब से ही लेना है तुम लोगों को, उसके हिसाब से ही टिप्पणी करनी है। ऐसा नहीं कि तुम लोग ले 2011 के ले और 2000 है ना 10 के सॉरी 2001 के है ना उसमें डाटा फिल कर, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। फिर है हम आंकड़े कैसे संग्रहित कर सकते हैं, कैसे संग्रहित करते हैं प्रश्न, मतलब अगर तुम लोग आंकड़े संग्रहित करते हो तो तुम कैसे करोगे, किसी के घर पे जा जाके करने पड़ेंगे। अगर अपन जनसंख्या डाटा कलेक्ट करते हैं तो जनसंख्या में क्या होता है, अपन पहले गांव से शुरू करते हैं, गांव से ज्यादातर शुरू होता है। गांव में भी जो प्रधानमंत्री है अपना, मैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, वो देते हैं क्या, आते घर घर पे अपने जनसंख्या चेक करने के लिए? वो नहीं आते। वो क्या करते हैं, राज्य के हिसाब से लोगों को एक एक नियुक्त कर देते हैं। वो जो राज्य के मैन होते हैं वो भी क्या करते हैं, अलग अलग को नियुक्त कर लेते हैं, मतलब अपने जो राज्य हैं जिले हैं उसके हिसाब से वो नियुक्त कर देते हैं, और जो जिला वाले हैं वो पंचायत के हिसाब से क्या कर देते हैं, ग्राम पंचायतों के हिसाब से उसमें बांट देते हैं। फिर उसमें से एक व्यक्ति निकलता है और सारे के सारे डाटा कलेक्ट किए जाते हैं। डाटा कलेक्ट करने के बाद वही डाटा वो आगे पहुंचाता है, फिर वही प्रोसेस होती है आगे पहुंचाने की, फिर वही प्रोसेस आगे पहुंचाने की। तो वैसे करते 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 एंडिंग पॉइंट पे उसको प्रधानमंत्री को चाहिए होगी, तो राष्ट्रपति को चाहिए होगी, तो उसको मिल जाएगी और फिर उसका डाटा का प्रकाशन होगा। तो वही आंकड़ों के स्रोत, तो उसकी तरह के प्रश्न होने चाहिए। ऐसे नहीं तुम किसी के भी घर में घुस गए और है ना धमकी करके बताने लग गए कि नहीं आपको तो बताओ हमारे घर, आपके घर में क्या है क्या नहीं है, वो वगैरह वगैरह। ऐसे नहीं, एक क्वेश्चन होते हैं जैसे आपके घर में कितने लोग हैं, सही तरीके से पूछना होता है। एक मूवी है, नाम में कोई याद नहीं है, उसके अंतर्गत ऐसे किया गया था, उसका प्रश्न पूछने नहीं आए तो उसको लोगों ने बहुत मारा। उनको यूं लगा कि ये तो आवारागर्दी है, लोगों की ऐसी जानकारी करने के लिए आया है ताकि हम घर पर अवेलेबल नहीं हो तो उस घर को लूट सके। तो उस चक्कर में उसको बहुत ज्यादा मार पड़ी थी। तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो, ध्यान रखना। अगर तुम्हें ये मिलता है कि चलो ऑप्शन की चलो ठीक है तुम लोग जनसंख्या करोगे, इसके लिए तुम्हें ऑर्डर आता है आगे से, या फिर तुम्हारी कोई इंक्वायरी का है वो बोले कि इतने पैसे मिलेंगे तुम जाके ये काम कर लो, और तुम करने जाओ तो वहां पे जाके सही से क्वेश्चन पूछना। ऐसा नहीं हो कि तुम लोग कुछ भी पूछ लो। फिर क्या है, आंकड़ा संग्रहण की विधियां, कितनी विधियां होती है, 3 विधियां होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो जो व्यक्तिक की विधि, डाक विधि और टेलीफोन विधि, उसी को कौन सी प्राथमिक द्वितीय तृतीय, अरे
जो एक होती है व्यक्ति की विधि, व्यक्ति की विधि का मतलब क्या होता है, घर घर जाके संपर्क किया जाता है। दूसरी कौन सी होती है, डाकघर, मतलब जो तुम लोगों ने वही घर घर जाके जो डाटा कलेक्ट किया उसको क्या किया, आगे पहुंचाया। और फिर टेलीफोन, टेलीफोन के माध्यम से कहो या फिर तुम किसी के भी माध्यम से कहो, क्या करोगे, वो डाटा आगे पहुंचाया जाएगा। फिर क्या है, जनगणना तथा प्रतिदर्शन सर्वेक्षण। जनगणना, अगर अपन जनगणना कर रहे हैं तो उसका सर्वेक्षण किस तरीके से होगा, ये सारी चीजें ध्यान रखनी होगी। उसके अंतर्गत भी है ना बांट दिया जाता है, कैसे बांटा जाता है, इसको हटा देती हूँ एक बार। सबसे पहले तो क्या करेंगे, जनगणना कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, जनगणना। यहाँ पर गांव हो जो भी हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक तो पुरुष, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक घर लेंगे। क्या लेंगे, एक घर की बात करते हैं। घर की बात करें, जिला की बात करें, देश की बात करें, राज्य की बात करें, जो भी ले। उसके बाद घर में पुरुष और महिला दोनों होती है, तो पुरुष, फिर किसमें, महिला। पुरुष में भी वापस से विवाहित और अविवाहित, अविवाहित, और महिला में भी सेम, विवाहित और अविवाहित, विवाहित और अविवाहित। फिर विवाहित है तो कितने बच्चे हैं उसके हिसाब से बांटेंगे, बच्चों में भी फिर लड़का है लड़की है उसमें बांटेंगे, और यहाँ पर भी विवाहित है तो कहते हैं कहाँ है ये बता। तो इस तरीके से घर में जाके एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस घर में पुरुष है तो पुरुष कितने हैं, मतलब सबसे बड़ा मुखिया कौन है, फिर आपके बच्चे कौन से हैं, कितने हैं, फिर उनकी शादी हुई कि नहीं हुई, फिर उसमें विवाहित है मतलब विवाहित है या नहीं विवाहित है, तो उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शादी हुई या नहीं हुई। तो मतलब इस तरीके से पूरा वर्गीकरण कर सही तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर है भारत की जनगणना तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्शन। जो जनगणना की जा रही है वो राष्ट्र के लिए ना उपयोगी है या नहीं है, राष्ट्र क्या कर रहा है उससे, वो भी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंतर्गत यही जनसंख्या के बारे में ज्यादातर बताइए। इसमें प्राथमिक, नैतिक, तृतीयक विधि होती है, तो वही जो मैंने तुम लोगों को 3 विधियां बताई, डाक, व्यक्ति के डाक और है ना टेलीफोन विधि, तो वही 3 विधियां हैं, वही प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक तौर पर मतलब 0 से डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको, और जो 0 के बाद थोड़ा बहुत भी उसमें एडिट करके मिल जाता है तो वो कौन सा, द्वितीयक, और बिल्कुल बना बनाया हलवा मिलता है वो तृतीयक, ठीक है। तो इस तरह के आंकड़ों का संग्रह हो चुका है। अब कौन सा है, आंकड़ों का संगठन। आंकड़ों का संगठन, आंकड़ों के संगठन के अंतर्गत क्या है, प्रस्तावना। सबसे पहले प्रस्तावना के अंतर्गत क्या है कि जो आंकड़े अपन कलेक्ट कर रहे हैं, इसके अंतर्गत एक कबाड़ी वाले का एग्जांपल दिया गया आंकड़ों का संगठन में। इसका कबाड़ी वाला का एग्जांपल दिया गया। कबाड़ी वाला ये बोल रहा है कि इसमें सारे के सारे का डाटा मतलब बिल्कुल सब कलेक्ट कर दिया। जैसे अपन कहीं सामान लेने जाते हैं, मतलब जो कबाड़ी वाला आता है, सॉरी, वो क्या करता है, घरों से भंगारी कलेक्ट करता है ना। अब वो भंगार अलग अलग हो सकता है, रद्दी का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, प्लास्टिक में भी अलग अलग होते हैं, लोहे के भी हो सकते हैं, उसमें कांच की बोतलें भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। बट उसने क्या किया, वो सारा का सारा सामान लिया, एक थैले में भरा, तोला और पैसे दे दिए उसके हिसाब से। उसने, लोगों ने बोला, किसी ने कमेंट किया कि ये इतने में बिकता है, ये इतने में बिकता है, तो उसने उसके हिसाब से पैसे दिए। किसी ने कमेंट नहीं किया तो कोई पैसे नहीं, मतलब उसी के हिसाब से पैसे दे दिए। तो उसने अपना प्रॉफिट देखा, फिर वही का वही सामान लेके जाके उसने वही क्या किया, वो जो यहाँ से ठेला भर के लेके गया था उसने उसकी शॉप पे रख दिया, उसकी जो दुकान है। फिर एक दुकानदार आया, उस दुकानदार ने बोला कि मुझे सामान चाहिए, तो सामान लेने के लिए तो उसको भी बोला, उसको सिर्फ मुझे कांच की बोतलें चाहिए, वो भी इतने किलो। अब कांच की बोतलें अलग होगी तो वो निकाल के देगा, और दूसरे ने क्या किया कि दूसरा भी सेम शॉप, 2 लेते व्यक्ति, एक ने क्या किया, उसने वैसा का वैसा रख दिया, एक दूसरा व्यक्ति आया जिसने क्या किया, सब कुछ अलग अलग सामान किया, उसके बाद उसी को तोला और उसके हिसाब से उसको पैसे दिए घर वाले को, मतलब जिस घर से खरीदा उस घर वाले को क्या किया, पैसे दिए। फिर वो लेके गया दुकान पे, दुकान पे भी उसने क्या किया, वही सारा सामान जो अलग अलग था उसको अलग अलग जगह रखा, और फिर वो दुकानदार गया, पहले उसके पास गया तो उसने सोचा मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, अगर ये सारा सामान यहाँ से अभी अलग करेगा तो मेरे को लगभग पूरा दिन लग जाएगा। फिर उसने सोचा मैं दूसरी दुकान पे जाके एक बार पूछ के आता हूँ, तो उसने ना देखा कि हाँ यहाँ पे सारा सामान व्यवस्थित है, अलग अलग पड़ा है, तो मेरे को उसको कितना टाइम लगा सामान लेने में, वहां पे तोला उतना ही टाइम लगा, बट वहां पर पूरा अलग करने में टाइम लगा कि नहीं लगा, तो इससे क्या हुआ, टाइम वेस्ट हुआ।
तो अपरिष्ट मतलब इसमें क्या है, प्रस्तावना में वही आंकड़े कलेक्ट कर दिए गए। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल क्या है, व्यक्ति आया, व्यक्ति ने क्या किया, मतलब तुम चलो स्कूल जाते हो, तुम्हारा एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग स्कूल जाते हो तो तुम्हारे कितने पीरियड्स होते हैं? 8 पीरियड होते हैं। 8 पीरियड की क्या होती है, कॉपी अलग अलग होती है और किताबें भी अलग अलग होती है। तो तुम लोगों ने क्या किया, उन कॉपी किताबों को मतलब जैसे आई नोटबुक होगी, नोट लिखाते होंगे स्कूल में तुम लोगों को, तो तुम लोगों ने क्या किया, बुक किताब सब कुछ मिक्सर डाल दिया, किसकी बुक कहाँ पड़ी है, किसकी मतलब नोटबुक कहाँ पड़ी, तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं। तुम लोगों ने सीधा आया, बैग भरा, चले गए। फिर तुम लोगों को स्कूल गए वहां पर और टाइम लगा, मतलब सारा है वो, अरे बुक नहीं मिल रही है, बुक नहीं मिल रही है, बुक नहीं मिल रही है, उसमें तुम लोगों ने 5 मिनट वेस्ट की। वही दूसरा बच्चा आया, वही तुम्हारा साथी होगा, दोस्त होगा, उसने क्या किया, घर पे उसने क्या किया, फर्स्ट पीरियड की बुक रखी उसने और नोटबुक रखी उसके साथ, फिर सेकंड पीरियड की बुक और नोटबुक, फिर थर्ड पीरियड की बुक और नोटबुक, ऐसे करके 8 पीरियड की रखी उसने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, मतलब उसके हिसाब से जमा के रखी। तो उसने क्या किया, फर्स्ट सर आए जैसे ही उसने वो नोटबुक निकाली, लिखा, नोट जब तक पढ़ाया तब तक। उसके बाद क्या किया, वो जो नोटबुक है उसने क्या की, लास्ट में रखी, मतलब जो लास्ट वाली बुक होती है ना उसके नीचे डाली। फिर उसके बाद सेकंड वाली ऊपर आ गई उसके सीधी, तो वो सेकंड वाली यूज की, उसके बाद वो वापस से नीचे डाली, फिर थर्ड वाली निकाली उसने, थर्ड वाली यूज की, थर्ड वाली वापस से उसने नीचे डाली, यूज होते ही खत्म हो गया टाइम। फिर कौन सी निकाली, 4th 5, ऐसे ही क्रम चलता रहा और वो कहाँ पे आ गई, वापस से फर्स्ट वाली बुक फर्स्ट में, और अगले दिन वैसे ही चालू होगी वो बुक। समझ में? अगर तुम लोग कुछ व्यवस्थित रखते हो तो तुम लोगों को बार बार व्यवस्थित रखने की जरूरत नहीं है, अगर तुम लोग उसी के हिसाब से व्यवस्थित रखोगे तो वैसे ही सामान रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए आंकड़ों का संगठन ये बोल रहा है, संग्रहण तो तुम लोगों ने कर लिया, कैसे भी किया, कहां से भी किया, व्यवस्थित किया कि नहीं किया वो छोड़ो सारा, बट तुम लोगों ने क्या किया, आंकड़े अब संगठन कर रहे हैं, अब अलग से करेंगे। फिर आंकड़े, अपरिष्कृत आंकड़े, अपरिष्कृत आंकड़े कौन से होते हैं, ऐसे आंकड़े जो सारे मिक्सअप हो, कैसे हो, सारे मिक्सअप हो। अभी एग्जांपल दिया मैंने तुम लोगों को कि तुम लोगों ने सारी की सारी नोटबुक 100 बुक 8 पीरियड की एक साथ डाल दी, तुम लोगों को पता ही नहीं कौन सी बुक कहाँ पर है, किस जगह है, तुम लोगों को ढूंढने में उसको टाइम लगा। या फिर वो जो कबाड़ी वाला था, दूसरा कबाड़ी वाला जो सारा का सारा सामान ले जाके मिक्स कर रहा था, वो वाला। दो एग्जाम्पल। फिर है आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का वर्गीकरण मैंने इसी में एग्जाम्पल में तुम लोगों को बताया था कि जो एक व्यक्ति है, मतलब 2 व्यक्तियों के एग्जाम्पल बताया था, उसमें एक अलग अलग करके सामान रख रहा था, जैसे तुम में से भी तुम्हारा दोस्त जो है वो क्या कर रहा है, अलग अलग बुक्स रख रहा है, पीरियड के हिसाब से जमा कर रख रहा है, तो उसको क्या किया, वर्गीकृत मतलब अलग अलग किया आंकड़ों को। फिर है सतत, चर, सतत और विरक्त। जो चर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो सतत और विरक्त। सतत में कौन कौन से होते हैं, नंबर्स के हिसाब से होते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, और 2 नंबर का 1 नंबर का आया था, वो मुझे ध्यान नहीं बट आया था। उस सतत चर 1/2 2/3 जो भी नंबर्स में होते हैं, और विरक्त नॉर्मल चर होते हैं। फिर बारंबारता वितरण, जो अपन बारंबारता बना रहे वो किस तरीके की होनी चाहिए। सबसे पहले तो तुम लोगों को आंकड़े तो प्राप्त हो गए, चलो ठीक है, आंकड़े मिल गए तुम लोगों को, आंकड़े मिले बट अब उन आंकड़ों का यूज भी तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मुझे उसके लिए एग्जाम्पल हटाना, मतलब ये जो लिखा है मैंने सारा हटाना पड़ेगा, तो एक बार इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ उससे पहले, अगर तुम लोगों ने नहीं लिया तो। ना थर्ड चैप्टर चल रहा था, इसमें बारंबारता वितरण, इसमें बारंबारता वितरण के अंतर्गत क्या किया जाता है, सारणी बनाई जाती है। जैसे मैंने ये सारणी बना दी, सारणी का क्या बनाया, ये अभी तक तो मैंने कॉलम बनाया। फर्स्ट में क्या लिखा मैंने, वर्ग लिखा, वर्ग, वर्ग लिखे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। और एक ना इसका नियम भी है कि ये बोले एक अधिकतम वर्ग है जो उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 6, सॉरी न्यूनतम 6 होनी चाहिए, 6 के आसपास, मतलब ये 6 वर्ग तो होने ही चाहिए, साथ में अधिकतम कितने होने चाहिए, 15 तक हो सकते हैं, ये उसके अंदर लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखना तुम लोग, अगर ये एग्जाम्पल में कहीं आ जाए तो। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हो तुम लोगों ने, मिलान, जो मतलब जो चिन्ह मिल रहे हैं उनका कुल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 18, 15,
उसके बाद 98, 72, 84, 85, 18, 15, उसके बाद 71, 2, 42, 53, 85, ऐसे बहुत सारे आंकड़े लिख दिए मैंने, 84 वगैरह। तो इसमें सबसे पहले क्या है, 18 कहां पर यूज होगा, 18 यहां पर होगा, मैंने एक लाइन खींची। उसके बाद 18 का यहाँ आ रहा है, फिर से ये देखो एक बार और आ रहा है। उसके बाद 15 क्या आ रहा है, इसी के अंदर आएगा। उसके बाद 15 एक बार और आया। उसके बाद कुछ आ रहा है, देखो उसके बाद मैंने एक और 15 लिख दिया यहाँ पर, एक और 15 लिखा तो यहाँ पे काटा, फिर उनका कुल कितना हुआ, ये कितनी कुल आ रही है उसको देखा। यहाँ पे क्या मिलान ऐसे कुछ करके आता है। इसी तरीके से सारी सारणियां बनाई जाती है, फिर उसमें 9 नंबर लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर कितने हैं, 4 के बाद ये कट जाता पूरा का पूरा, फिर वापस से 3, 9 ऐसे करके ये पूरी की पूरी कितनी, ये 5 है। ये कितने हैं, 5 और 4 कितने हो गए, 5 और 3 9, 8। वैसे ही यहाँ पर 1 है तो मैंने 1 लिखा, यहाँ पर कितने हैं, ऐसे ही 3 तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3। इस तरीके से मैंने पूरी सारणी बना दी फुल। इस तरीके से बारंबारता को वितरण किया जाता है, अलग अलग करके बनाया जाता है। बट ये अभी तक क्या है कि ये जो क्या हुआ अभी तक अपन ने निकाली है, ये क्या किया, मैच किया है। क्या किया, मैच किया, मतलब इसके वर्ग के अंतर्गत इतना आ रहा है, नहीं आ रहा वो। एक और है, अगर ये वर्ग अंतराल समान नहीं होते, मतलब यहाँ पर जैसे कितना है, यहाँ से 0 से मैंने 10 लिखा, 10 लिखा। अगला क्या लिखा मैंने, यहाँ पे 11 से क्या लिख दिया, यहाँ पर 20 लिखा। अगला क्या लिखा मैंने, 21 से 30 लिखा। तो यहाँ पर ये सेम आ रहा है, यहाँ पर देखो 10 और 10 सेम आ रहा है, बट यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर 1 है, तो 1 में 2 का भाग लगा दिया जाता है, तो 0.5 क्या है, 0.5। अब 0.5 को क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, और यहाँ पे भी 0.5 ऐड कर दिया, यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या कर दिया, 10 कर दिया, और यहाँ पे भी 0.5 ऐड कर दिया, यहाँ पर भी 0 कर दिया, और यहाँ पे 0.5, यहाँ पे भी 0.5। इस तरीके से आगे बढ़ा दिया जाता है। अब ये तो हो गया, अब क्या बोलेगा ये, आगे देखो इसके अंतर्गत क्या है, बारंबारता वितरण। अभी क्या है, इसको सारणी के तौर पर, यहां तक तो अपन ने देख लिया इसको इस तरीके से करेंगे, बट अब जब सारणी का आएगा तो तुम लोगों को ये फॉर्मूले भी याद रहने चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूले याद रहने चाहिए, वर्ग मध्यांतर अंतराल का क्या है, उच्च माइनस निम्न। उच्च कौन सा, ये वाला 10 उच्च, और निम्न कौन सा, 0। तो इसका आगे जो होगा कौन सा पॉइंट बनेगा, वर्ग मध्यांतर अंतराल। अगला पॉइंट बना जिसमें यहां पर 10, उसके बाद इन दोनों को माइनस किया तो 10, फिर इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। 10 10 10 10 10 करके सारा गैप आएगा इसके अंदर, कितना आएगा, 10 10 10 10 10 10 10 10 10 मध्यांतर है ये पूरा, क्योंकि सब में देख लो 10 10 का ही गैप है। फिर है मध्य वर्ग बिंदु, फिर यहाँ पर एक और खंड बनेगा जिसमें क्या आएगा, मध्य वर्ग बिंदु। यहाँ पे लिख देते एक बार, मध्य वर्ग बिंदु। उसमें क्या लिखेंगे, निम्न प्लस उच्च बटा 2, मतलब 0 प्लस 10 बटा 2। क्या लिखा मैंने, 0 प्लस 10 बटा 2, तो कितने हो गए, 10 10 बटा 2 तो 5। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगला 5। फिर क्या हुआ, 10 और 20 कितने हो गए, 30। 30 में मैंने 2 का भाग लगाया, 15। फिर यहीं पर 30 20 और 30 कितने हो गए, 50। 50 में मैंने 2 का भाग लगाया तो 25। ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। फिर अगला 35 आएगा, करके देख लो ऐसे ही। फिर 45, ऐसे ही चलता रहेगा आगे, ठीक है। फिर क्या है, परास। परास रेंज निकालनी हो तो उसमें क्या करना है, उच्च माइनस निम्न। उच्च क्या है, ये रहा, और निम्न उसको माइनस कर दो। फिर क्या है, वर्ग परास जो संख्या है, वर्ग संख्या क्या होगी, परास बटा वर्ष की संख्या। वर्ष की संख्या, वर्ष कितने हैं यहाँ पर, जितने वर्ष होंगे उतने वर्ष लगाने पड़ेंगे तुम लोगों को। और यहाँ पर परास, परास कौन सा आएगा, ये रेंज वाला जो आ रहा है आंसर वो। तो इस तरीके से पूरा का पूरा निकालना पड़ेगा तुम लोगों को। तुम लोग ये अच्छे से एग्जाम्पल मैंने तुम लोगों को बुक में बताया है, तुम लोग समझ जाना। उससे एक बार देख लेना, बुक में लिखा हुआ है इसका पूरा। मैं इतना पूरा अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना एक्सप्लेन किया वो भी काफी है, समझो अभी। तो क्या है फिर, सारणी का वितरण। सारणी का वितरण अलग, सॉरी बारंबारता सारणी कैसे बनाते हैं मैंने तुम लोगों को बता दी। फिर द्विचर बारंबारता वितरण। द्विचर बारंबारता वितरण के अंतर्गत क्या होता है,
कि इसी के अंतर्गत, जैसे अभी भी ये बताया मैंने तुम लोगों को, इसी के अंतर्गत दो मान बता दिए जाते हैं। मतलब ये जो वर्ग अंतराल दिख रहा है वो इस तरीके से बता दिया जाएगा तुम लोगों को, कहाँ ऊपर बता दिया जाएगा, और फिर इसमें से जो कुछ चीजें होंगी वो इस साइड बता दी जाएगी। फिर उसके अंतर्गत नंबर्स लिख रखे होंगे, कई नंबर लिखे होंगे, कई नंबर नहीं लिखे होंगे, कई स्पेस छोड़ दिया होगा। मतलब ये द्विचर होगी, ठीक है, मतलब दो चरों के बीच में बताया जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ये सारा मैंने तुम लोगों को बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड चैप्टर भी हो गया। थर्ड चैप्टर के अंतर्गत एक चीज ध्यान रखना, एक तो ये चर वाला अभी आया, तो ये बारंबारता वितरण सारणी कैसे बनाई जाती है ये आ सकता है, सारणी वाला नहीं आया था इससे पहले। अपरिष्कृत आंकड़े या वर्गीकृत आंकड़े, इन दोनों में से यहाँ पे और यहाँ पे जनसंख्या वाले में आ सकता है, और एक भारत वाला जनसंख्या वाला आ चुका है, तो ये भारत वाला आ सकता है, और या फिर है ना आंकड़े संग्रहण करने की विधि आ सकती है, उसमें तो मैंने तुम लोगों को बता दिया जो मिटा दिया। अब कौन सा है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। ये चैप्टर तो अभी खत्म हुआ आपने, ये चैप्टर तो क्या है अभी खत्म हुआ आपने, इससे पहले ही खत्म हुआ ना, तो तुम लोगों को ये तो बहुत ज्यादा आता भी होगा। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण क्या है कि मतलब जैसे मैंने ये पूरी बना दी, बट ये कहाँ बनाई, डाटाबेस बनाई अभी तक। इसको क्या बोल रहा है कि चित्र के तौर पे कैसे बनाएंगे, या फिर उसको किस तरीके से सारणी बनाए। सारणी के भी अलग टाइप होते हैं, जैसे अभी तो अपन ने इस तरीके की बनाई, उसमें अलग तरीके की आती है, वो देखते हैं। प्रस्तावना में भाई ये सब जो पढ़ा अपन ने वो का वो आंकड़े अपन संग्रहित करते तो क्यों करते हैं, आंकड़ों को व्यवस्थित करते तो क्यों करते हैं, वो रीजन बताना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर ही बताया गया कि इसमें सबसे पहला है आंकड़ों का पाठ्य विषय प्रस्तुतिकरण। पाठ्य विषय प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत क्या होता है, कुल इतने हैं, इतने आए, इतने नहीं है। जैसे तुम्हारे स्कूल में अभी सर्दियों की छुट्टियां चलती है, सर्दियों की छुट्टियां चलती है, तो तुम लोग जैसे स्कूल जाओगे, अब छुट्टियां खत्म होती, तुम लोग गए स्कूल, तो वहां पर क्या बोलोगे कि आज है ना हमारे स्कूल में टोटल 600 बच्चे हैं, सर्दी की वजह से 100 बच्चे नहीं आए, और कितने 500 बच्चे आए, तो टोटल कितना हो गया 600, और नहीं आए कितने आए, 100 नहीं आए 500 आए, माइनस किया प्लस किया, पता चला इतना करके खत्म कर लो। तो वो कौन से आ गए, अपरिष्कृत सॉरी आंकड़ों का पाठ्य विषय प्रस्तुतिकरण हो गया। उसके बाद आंकड़ों का सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण। सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत क्या होता है, ये वैसे ही होता है, मतलब इस तरीके से नहीं होता है। यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, अलग से सारणी बनाई जाती है। इसमें कौन सी सारणी है, ग्रामीण और शहरी दो लोगों को बटा हुआ, उसमें रोजगार जो काम कर रहे हैं, बेरोजगार काम कर रहे हैं और काम नहीं मिला उनके लिए, महिला उसमें भी पुरुष बांटे हुए हैं, और महिला और पुरुष बांटे हुए। फिर इस तरफ भी योग करके रखा है, इस तरफ भी योग करके रखा, दोनों बार, फिर नीचे भी योग किया उनका। तो वो सारणी एक बार देख लेना तुम लोग इसके अंतर्गत। मतलब उसके फिर सारणी के पार्ट बताए जाते हैं, इसमें जो टॉपिक मतलब जो मेन स्रोत है, वो स्रोत से कहाँ से लिया गया है, टॉपिक कौन सा है वो बताना है। जिसमें इसमें रोजगार का तो रोजगार बताना है। फिर उसके अंतर्गत जो मेन डिवाइड किए हुए हैं, क्या डिवाइड किया हुआ उसके अंतर्गत मेन जो टॉपिक में ऊर्ध्वाधर और ऊर्ध्वाधर मतलब ऊंचाई इस साइड और इस साइड जो बांटे गए हैं, उनको वो चीजें बतानी है कि यहाँ पर क्या किया है, कितने में बांटे हैं, कितने में नहीं बांटे हैं, महिला जनसंख्या के तौर पर बांटे गए, तो उनको वो पूरा एक ना वर्ग बनाना। इस वर्ग के अंतर्गत यही आएंगे, महिला वर्ग के अंतर्गत महिला आएंगे, पुरुष वर्ग के अंतर्गत पुरुष वर्ग आएंगे, ये बताना। फिर उसके बाद वो सारणी पूरी बंद कर देनी। फिर उसकी अगर संख्या बड़ी है, करोड़ों में है, लाखों में है, तो उन्होंने करोड़ों लाखों में नहीं लिखे क्योंकि तो नॉर्मल कॉमन नंबर्स में लिख दी होगी, तो बाद में जो टिप्पणी है उसमें नोट डाल के तुम लोगों को लिखना होगा कि इतनी थी, हमने इतनी ही लिखी, इसके पीछे ये मानना है। तो उस तरीके से पूरी सारणी बनाई जाएगी, उसके अंतर्गत अलग अलग पॉइंट है इसके भी। फिर है आंकड़ों का सारणीकरण तथा सारणी के अंग। इसके अंतर्गत क्या होता है, सारणी वैसी ही बनती है बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक ही टॉपिक होता है, मेन के टॉपिक के बाद उसको है ना एक ही वर्ग में बांटा जाता है, बट यहाँ पर क्या है, वर्ग के भी उपवर्ग है यहाँ पर। जैसे फर्स्ट सारणी में क्या हुआ कि फर्स्ट सारणी जैसे यहाँ पर मेन टॉपिक लिख दिया, किस स्रोत से ली गई वो लिख दी, स्रोत लिखने के बाद कौन सा एक टॉपिक डाला गया, मेन टॉपिक डाला कि यहाँ पर, उसके बाद फिर से टॉपिक डाला, उसको महिला वर्गों में बांटा, उसमें डाला, फिर वापस से मतलब जैसे ग्रामीण शहर में बांटा, फिर उसके बाद वापस से क्या बांटा, स्त्री पुरुषों में बांटा, फिर उसके बाद भी जो काम कर रहे हैं और जो काम नहीं कर रहे हैं उसके अंतर्गत भी बांटा। तो मतलब कितने होंगे, एक ही लाइन के अंदर तीन तीन होंगे। फिर उसी के साइड में भी, इस साइड में भी इतने ही पॉइंट में बांटा, ठीक है। फिर उन दोनों का क्या क्या टोटल करके फिर सब कुछ बताया, फिर टिप्पणी बताई कि यहाँ पर इतना था, यहाँ पर इतना, ये यहाँ से लिया गया, इसमें ये कमी है कि नहीं है, वो सारी चीजें बताई। तो इसके अंतर्गत आंकड़ों का सारणीकरण तथा सारणी के अंग। फिर है आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत क्या होता है, चित्र बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं, डायग्राम बनाकर बता दिया जाता है। तो उसमें सबसे पहला कौन सा है, ज्यामितीय आरेख, बारंबारता आरेख और अंक गणितीय आरेख। ये तीन ध्यान रखना नाम, इसमें से क्वेश्चन बना भी था, आरेख बनाना था तुम्हारे हाफ ईयरली के पेपर में। इसमें सबसे पहला क्या है,
आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण। इन दोनों में तो क्या करना था, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण। इसमें जो था वो एग्जाम्पल के तौर पर बताना था, न सारणी बनानी, लिखना कुछ भी नहीं करना था। इसमें जो है वो ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें सारणी का छोटा रूप होता है, जो पहला वाला है ना प्रस्तुतिकरण, उसमें सारणी का छोटा रूप होता है, इसी में ही सारणी का बड़ा रूप होता है। अगला जो है ज्यामिति विधि, बारंबारता, ज्यामितीय आरेख, बारंबारता आरेख और अंक गणितीय आरेख। कौन कौन सा है, ज्यामितीय, बारंबारता, अंक गणितीय आरेख। ज्यामितीय आरेख विधि में क्या होता है, तीन है इसके लिए। ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत तीन कौन कौन से, दंड आरेख, बहुदंड आरेख और घटक दंड आरेख। और बारंबारता आरेख के अंतर्गत भी कितने हैं, तीन है, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, बारंबारता वक्र और तोरण। कितने हैं, तोरण, ये चार है इसके अंतर्गत तोरण। और अंक गणितीय में कुछ भी नहीं है, तो मैं ये हटा दूं आगे वाला, तब तक तुम लोगों को समझ में आएगा इसको कैसे चित्र भी बनाने पड़ेंगे, मेरे को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। वैसे ये चैप्टर अभी खत्म हुआ तो तुम लोगों को पता ही होगा। ज्यामितीय आरेख, ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत जो दंड आरेख है, दंड आरेख किस तरीके का बनाया जाता है, ये नॉर्मल बन गया। उसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ पर क्या किया जाता है, वर्ग लिख दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2, 4, 6, 7, 8, सॉरी यहाँ पे सेम रहेगा, गैप जो रहेगा वो क्या, वर्ग अंतराल जो रहेगा यहाँ पर कितना रहेगा, सेम रहेगा। फिर मैंने एक बढ़ाया यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर दूसरा बढ़ाया यहाँ पे यहाँ तक, फिर तीसरा यहाँ तक, फिर चौथा यहाँ तक, फिर पांचवा यहाँ पर। ये कौन सा बन गया, दंड आरेख। कौन सा बना, दंड आरेख। बहुदंड आरेख का ही मतलब तुम लोग समझ जाओ नाम से ही, एक से ज्यादा आरेख, जिसमें क्या हो, एक से ज्यादा आरेख हो। तो बहुदंड आरेख के अंतर्गत क्या किया जाता है, दंड ऐसे ही बनता है जिसमें गैप भी सब वर्ग अंतराल समान रहता है, बट इसमें क्या रहता है, ऐसे दो बनते हैं, एक ज्यादा होगा एक कम होगा, या फिर दोनों ही बराबर होंगे, जरूरी नहीं है, बट इसके अंतर्गत गैप रहता है, ये चीज ध्यान रखना आपने, क्या रहता है, गैप रहता है, वो ध्यान रखना इस तरीके क्या। फिर चौथा क्या है, सॉरी थर्ड क्या है, घटक दंड आरेख। घटक दंड आरेख के अंतर्गत क्या होता है, चित्र बनता तो ऐसे ही है बट एक ही घटक होता है इसका। घटक कितने होते हैं, एक ही होता है ये घटक। इसके अंतर्गत क्या है, ये लाइन है पूरी की पूरी, इसको कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। कितना मानेंगे, इस लाइन को पूरा का पूरा कितना माना है, 100 मानना है। इसी के अंतर्गत हुआ नहीं हुआ बताना है। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया, एक एग्जांपल बताती हूँ। एक विद्यालय में कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। 100 बच्चे हैं जिसमें से कितने आ रहे हैं, किसी रीजन की वजह से 20 बच्चे नहीं आए, 80 बच्चे आए, तो तुम लोगों को यहाँ पर कितने 80% लिखना होगा और यहाँ पर 20% लिखना होगा। मतलब 20 बच्चे आए, 20 बच्चे नहीं आए, इन दोनों को करके एक को गाढ़ा कर दो या फिर एक को हल्का छोड़ दो। तुम्हारे हिसाब से एक नहीं दो चीजें बतानी है तो तुम तुम्हारे हिसाब से मैनेज कर लो। यहाँ पर भी ऐसे ही करना पड़ेगा, तब जाके लोगों को पता चलेगा किसके अंदर। फिर नोट डाल के लिखना होगा, हमने इस खंड में ये लिखा, हमने इस खंड में ये लिखा, ऐसे ही छोड़ के मत देना, बना दी खत्म बात। फिर इसको इस तरीके से, तो इसको 100 मान लिया। मतलब इसी तरीके से घटक होते हैं इसके, इस घटक को क्या मानना पड़ता है, 100 मानना पड़ता है। इसके अंतर्गत एक पाई चार्ट भी मतलब एक वृत्ताकार बनता है, गोल बना के फिर उसी के अंतर्गत इसको बांट दिया जाता है 100 करके। मतलब इसको पूरा कितना 360 माना जाता है, 360 में फिर उसका 3 का मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर उसी को आगे कर दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत ऐसे बनाया जाता है एक और। तो ये मैंने बता दिया। दंड आरेख नॉर्मल, बहुदंड आरेख दो होते हैं। घटक दंड आरेख में क्या होता है, एक नहीं 100 मान के चलना होता है। मतलब इसके दो अलग भी होंगे बट इसके मैंने एक ही बताया। ऐसे 2 भी हो सकते हैं, ऐसे 3 भी हो सकते हैं। एक के अंतर्गत जितने भी उसमें इंफॉर्मेशन दी होगी उतनी बनानी है, ठीक है। बारंबारता आरेख के अंतर्गत आयत चित्र, आयत चित्र भी अलग अलग तरीके के होते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। इसको मैं एक बार छोटा बना देती हूँ ऊपर, ताकि तुम लोगों को वापस ध्यान रहे। सबसे पहले तो अपना कौन सा है, दंड आरेख। दंड आरेख नॉर्मल, ये दंड आरेख, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा है, बहुदंड आरेख, जिसमें ये बहुदंड आरेख। उसके बाद एक घटक दंड आरेख में इसी को 100 मानना है, पूरा का पूरा कितना मानना है, 100 मान के चलना है। और उसको 2 में बांट दूंगा, तो अभी 20 में और 80 में बांटा था ना अपन ने वैसे। अब जो आयत चित्र दंड आरेख होता है, मतलब आयत का जो चित्र होता है बारंबारता में, इसमें क्या होता है कि ये जो चित्र है बनता है इसी टाइप का है, बट उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर देखो ये स्पेस छोड़ा जा रहा है, यहाँ पर भी स्पेस छोड़ा जा रहा है, यहाँ पर भी स्पेस छोड़ा जा रहा है, दिख रहा है, यहाँ पर स्पेस, यहाँ पर स्पेस, यहाँ पर स्पेस दिख रहा है। इसमें क्या किया जाएगा, स्पेस नहीं छोड़ा जाएगा, सीधा यही से बनेगा ना, तो इसमें स्पेस छोड़ा जाएगा, यहाँ पे भी जो स्पेस छूट रहा है वो बिल्कुल नहीं छूटेगा।
भले कम हो तो कम, ज्यादा हो तो ज्यादा, इस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला। फिर इसके अंतर्गत कौन सा है दूसरा, बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज के अंतर्गत क्या होता है, बनता तो ये भी वैसा ही है। कैसा बनेगा, अभी जैसा बना है वैसा का वैसा बनेगा। एक मिनट थोड़ा पास से बनाते हैं ताकि तीसरा आ जाए। यहीं पे बना ऐसे ही, बट अब यहाँ पे क्या किया जा रही है, यहाँ से एक रेखा चालू की जा रही है, यहाँ से रेखा चालू की जा रही है, फिर उसको यहाँ पर लाया जा रहा है, फिर वापस उसको यहाँ पर इस तरीके से रेखा लाई जा रही है। बारंबारता वक्र के अंतर्गत क्या होती है, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है इसको बनाया तो जाता है पहले इसी तरीके से, बट ये जो रेखा है बाद में इसको क्या किया जाता है, इसको बाद में हटा दिया जाता है, और जो मेन रेखा है, अरे ये जो रेखा है उसी को मेन करके मान के उसी को रखा जाता है, दूसरी किसी को नहीं रखा जाता। मतलब इसमें क्या, जो रेखा रखी जाती है इसमें रेखा रखी जाती है, बट साथ में ये क्या होता है, ये जो आरेख दिख रहा है वो भी होता है, इसमें सिर्फ आरेख बना हुआ होता है, इसमें क्या है ये रेखा होती है ऊपर, इसमें क्या होता है ये नीचे वाला हट जाता है, सिर्फ रेखा होती है, ये हल्की होती है, ये होता भी है तो हल्का होता है। तोरण में क्या होता है, से कम से अधिक से बनाया जाता है, मतलब बनता है ऐसे ही, आगे की जगह छोड़ दी जाती है, फिर उसमें से ऐसे बनता है जिस तरीके से बनाना चाहिए, इसमें से आगे से ऐसे, इसमें से कम और से अधिक। उसके बाद लास्ट बचा है अंकगणितीय रेखा चित्र। अंकगणितीय रेखा चित्र के अंतर्गत क्या होता है, जो चित्र बन रहा है अंकगणित के तौर पे, जो चित्र बन रहा है, अंकगणित का चित्र इस तरीके का बनेगा। इसके अंतर्गत क्या होता है, यहीं से ना नंबर डाले जाते हैं ना कुछ, मतलब इस तरीके का कोई डायग्राम नहीं बनाया जाता, उसमें एक रेखा के आधार पर बताया जाता है। एक रेखा ये रही, इसमें मतलब 2010 और 1 की जनसंख्या ले ली, उसमें से बढ़ोतरी हो रही थी, बढ़ोतरी इस तरीके से। फिर दूसरी लाइन भी यहीं से चालू हो रही है, कहां से चालू हो रही है, वहीं से जहां फर्स्ट लाइन चालू होती है। फिर ये कम हो रहा तो कम, काट रही है तो काटो, यहाँ पर बढ़ रही है तो जहां कम हो रहा तो काटो ऐसे, या फिर पास में चल रही है तो पास में, कहीं साथ में चल रही है तो साथ में चलाओ, कहीं अलग निकल रही है तो अलग निकालो, इस तरीके से बना दिया जाता है। तो वापस से बहुदंडारेख, सॉरी दंडारेख ये वाला, बहुदंडारेख ये, घटक दंडारेख ये, आयत वाला, आयत में फर्स्ट कौन सा है, आयत चित्र, तीसरा कौन सा है, सेकंड कौन सा है, बारंबारता बहुभुज, और क्या है बारंबारता वक्र, फिर ये क्या है तोरण, से अधिक से कम वाला इसके अंतर्गत, और फिर ये कौन सा है अंकगणितीय रेखा। तो मैंने तुम लोगों को सारे अच्छे से समझा दिए हैं, तुम लोगों को याद रहना चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर उन चित्रों का, ये चित्र तुम लोगों को याद रखना है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे इसमें से कोई भी आ गया कि ये चित्र बना देना, तो तुम लोग इजीली बना सकते हो। वो जो अमाउंट मतलब जो दिया होता है सारणी के अंतर्गत सेम ही दिया होता है, बट उसको बनाने का तरीका अलग होता है, तो तरीका तुम लोगों को पता है तो तुम लोग इजीली बना लोगे, और वो नंबर जाएंगे भी नहीं। 4 नंबर का आता है मैक्सिमम ये, ठीक है। और अभी ऐसा कुछ हो जो तुम लोगों को समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना, मैं तुम लोगों को वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके बाय।